आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स के टॉपिक को। इसके पहले तक हम लोगों ने बहुत आगे इस चैप्टर में डिस्कस कर लिया है चीज़ों को, ठीक है। तो पिछले वाले क्लास में हमने यहाँ तक ख़त्म किया था, है ना। यदि टॉपिक आपको यदि याद दिलाएं तो टॉपिक था आपका क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। ये हम लोग शुरू कर चुके थे और ये हमारा ख़त्म भी हो चुका था, है ना। तो आज हम लोग शुरू करेंगे एक और नया टॉपिक। हमारा छोटा सा टॉपिक है स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। देखिए, इतना तो हम लोग आगे बढ़ चुके हैं जिसमें हमने आपको ये बता दिया कि किस तरीके से खेती किया जाता है, कैसे उसको मैनेज करना पड़ता है, कैसे उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है, यदि कीड़े मकोड़े लग जाएं तो कैसे उससे छुटकारा पाना है। ये सब कुछ हम लोग इसमें डिस्कस कर चुके हैं। अल्टीमेटली जब आपका अनाज उपज जाएगा, यानी कि जब आपका फसल तैयार हो जाएगा, तो उसको कहीं ना कहीं स्टोरेज तो आप करोगे, स्टोर तो करना ही पड़ेगा। चलिए, स्टोर कैसे हम लोग करेंगे अपने ग्रेन्स को, यानी कि अनाजों को कैसे स्टोर किया जा सकता है, इसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि लॉसेस इन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कैन बी वेरी हाई। बिल्कुल सही बात है। देखो, खेती एक ऐसा चीज है ना जिसमें कि कब आपको प्रॉफिट हो जाए और कब लॉस हो जाए इसका कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसे केस आते रहते हैं न्यूज़पेपर में भी और टीवी में भी कि फसल बर्बाद हो जाने की वजह से बेसिकली किसान सुसाइड कर लेते हैं। क्योंकि कोई भी किसान यदि खेती करता है तो इस एक्सपेक्टेशन के साथ करता है कि उसका खेती अच्छा होगा, और खेती अच्छा होगा तो जिससे भी वो कर्ज लेके रखा रहता है उसको वो पूरा कर देगा। इस आशा में वो खेती करता है। लेकिन भाग भरोसे यदि बहुत ही बरसात हो गया, या फिर बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आ गया, या फिर किसी कारणवश खेतों में आग लग गया, या फिर उसके खेतों में कीड़े मकोड़े लग गए, तो पूरा फसल बर्बाद हो जाता है और वो आदमी पूरी तरीके से तबाह हो जाता है, ठीक है। तो कई बार लॉसेस इतना बड़े हो जाते हैं कि आदमी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता और सुसाइड भी करते हैं, और ऐसा केस कई बार आ चुका है हमारे न्यूज़पेपर ये सब में, ठीक है। देयर इज टू फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉसेस इन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, दैट इज बायोटिक एंड अबायोटिक। अब आपको याद आ रहा होगा कि बायोटिक और अबायोटिक क्या था, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें बेसिकली ये कहा जा रहा है कि जो लॉस हो रहा है इसके पीछे बेसिकली दो ही कारण हो सकता है। पहला कारण बायोटिक वाला, जिसमें हमारे क्या आते थे, इंसेक्ट्स और रोडेंट्स, मतलब वो जो चूहा जमीन में छेद कर देते हैं, वो हो गया, फंगी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सब हमारे बायोटिक में आते हैं। और अबायोटिक में बेसिकली हमने क्या बताया था आपको, नेचुरल कैलामिटी, जैसे आपका मॉइस्चर बहुत ज़्यादा घटना बढ़ना, यानी कि नमी घट जाना, कभी कभी अचानक बढ़ जाना, या फिर टेम्परेचर का कभी घट जाना कभी बढ़ जाना, ये सब क्या है, नेचुरल कैलामिटी है बेसिकली। तो ये दो ऐसे फैक्टर हैं जिसके वजह से हमारा खेत का जो बेसिकली अनाज है वो ज़्यादा लॉस हो जाता है, ठीक है। दीज टू फैक्टर्स कॉज डिग्रेडेशन इन क्वालिटी, लॉस इन वेट, पुअर जर्मिनेबिलिटी, डिसकलरेशन ऑफ प्रोड्यूस, दस ऑल लीडिंग टू पुअर मार्केटेबिलिटी। कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि ये दो ऐसे कारण हैं, यदि लॉस होते हैं इन दोनों कारण के वजह से तो क्वालिटी हमारा बहुत खराब हो जाता है अनाज का, उसका जो वेट होता है वो भी बहुत ही घट जाता है, क्योंकि आप देखे होंगे सूड़ा लग जाता है उसमें, और सूड़ा लगने की वजह से अनाज कितना हल्का हो जाता है ना। उसी प्रकार से जर्मिनेबिलिटी का मतलब होता है कि वो दोबारा उसको यदि आप लगाओगे तो दोबारा अच्छी तरीके से उसमें से फसल नहीं आ पाता है। डिसकलरेशन ऑफ प्रोड्यूस का मतलब है कि उस फसल का कलर भी चल जाता है बर्बाद हो जाने की वजह से। ओवरऑल कह सकते हैं हम लोग ये कि बेसिकली मार्केट में उसका भाव घट जाता है यदि ऐसा होता है तब। These factors can be controlled by proper treatment and by systematic management of warehouses। तो ये सब जो लॉस है ऐसा नहीं है कि इसको बचाया नहीं जा सकता, बचाया जा सकता है यदि आप उसको बेहतर तरीके से देखभाल करेंगे। और जहाँ पे आप बेसिकली अनाज को इकट्ठा कर रहे हैं, यानी कि वेयर हाउस, इसको मतलब गोदाम हम लोग आम भाषा में कहते हैं, तो गोदाम में यदि साफ सफाई रखेंगे, अच्छे तरीके से उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है इन सब मतलब इन सब नुकसान से आप बच सकते हैं, ठीक है। अगला, प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स आर यूज्ड बिफोर ग्रेन्स आर स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज। देखिए, मान लीजिए कि आप अपने गोडाउन में लंबे समय तक अनाज को प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो अनाज वहां पे रखने से पहले क्या करना चाहिए आपको, पूरे गोडाउन का साफ सफाई कर देना चाहिए अच्छी तरीके से। कहीं पे यदि कोई कीड़ा मकोड़ा है तो उसको हटा देना चाहिए, कोई मकड़ी का जाल है उसको हटा देना चाहिए, और नमी तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, यानी कि पानी का एक बूंद भी उस गोडाउन के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी में ज़्यादा बैक्टीरिया आपका फैलता है ना। तो बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि अनाज को इकट्ठा करने से पहले, स्टोर करने से पहले उसका बेहतर तरीके से उस जगह का जायजा ले लेना चाहिए कि कुछ उसमें खराबी तो नहीं है ना, मतलब पूरी तरीके से उसको साफ सुथरा कर देना चाहिए, तब वहाँ पे अनाज इकट्ठा करना चाहिए। आगे, दे इंक्लूड स्ट्रिक्ट क्लीनिंग ऑफ द प्रोड्यूस बिफोर स्टोरेज, यानी कि जो अनाज आपने उपजाया है
उसको स्टोर करने से पहले उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से साफ कर दूं। जैसे मान लीजिए कि हमने चावल का खेती किया, तो चावल हमारे पास आ गया, तो चावल को गोडाउन में इकट्ठा करने से पहले चावल को अच्छी तरीके से साफ कर लेना चाहिए। जिस बोरे में यानी कि जिस बैग में आप भरोगे उसको अच्छी तरीके से साफ कर लेना चाहिए। प्रॉपर ड्राइंग ऑफ द प्रोड्यूस फर्स्ट इन सनलाइट एंड देन इन शेड। अनाज को बेहतर तरीके से सूरज की रोशनी में सुखा लेना चाहिए। उसके बाद फिर शेड यानी कि थोड़ा सा छाया में भी सुखा, हवा लगने देना चाहिए। एंड फ्यूमिगेशन, फ्यूमिगेशन का मतलब क्या होता है देखो, फ्यूमिगेशन इज अ मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल और द रिमूवल ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कई बार क्या होता है ना, हमारे अनाजों में केमिकल मतलब एक प्रकार का कीड़ा मकोड़ा लग जाता है, तो उसको हम लोग यदि हटाते हैं, वहां से बाहर निकालते हैं, तो इसी मेथड को हम लोग फ्यूमिगेशन कहते हैं। ठीक है, यूजिंग केमिकल्स दैट कैन किल पेस्ट। तो ये आप उसमें जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं उसको बेसिकली आप केमिकल से भी हटा सकते हैं, केमिकल का छिड़काव करके। और वो केमिकल इतना हानिकारक नहीं होता कि वो फसल को आपको बर्बाद कर देगा, नहीं, वो अनाज आपका ठीक रहेगा, बस किसको मारेगा, कीड़े को मार देगा। मतलब कि उसका इफेक्ट जो है कीड़ों पे केवल देखने को मिलता है, आपके अनाज पे देखने को नहीं मिलता। तो ये जो आप बेसिकली स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स में टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये आपको सिंपली ये बता रहा है कि किस तरीके से हम लोग लंबे समय तक अपने अनाजों को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और स्टोर करने के लिए बेसिकली आपको प्रॉपर तरीके से उसका देखभाल करना पड़ेगा, है ना, साफ सुथरा रखना पड़ेगा आपको। इस तरीके से आपका टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अगला है आपका एनिमल हस्बेंड्री। ये नया टॉपिक है हमारा, यहाँ से एक नया टॉपिक बिल्कुल हमारा शुरू होने जा रहा है। शुरू करते हैं हमारा एकदम बिल्कुल हमारा एक नया टॉपिक, एनिमल हस्बेंड्री। पहली बात तो हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि आखिर एनिमल हस्बेंड्री होता क्या है। हालांकि आपको पता है सिंपल सा इसमें होता क्या है, लेकिन फिर भी एक बार देखते हैं कि आखिर एनिमल हस्बेंड्री में क्या क्या आता है। इसमें है सबसे पहला पॉइंट, द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद द फीडिंग, केयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। देखो, हमने आपको एक बार बताया था इसी क्लास में कि एग्रीकल्चर का ना अलग अलग ब्रांच है। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया था कि यदि कोई आदमी डॉक्टर बनना चाहता है, तो डॉक्टर भी अलग अलग फील्ड में लोग बनते हैं। कोई हार्ट का ऑपरेशन करता है, तो कोई ब्रेन का करता है, तो कोई दांत का करता है, सबका अलग अलग नाम है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, डॉक्टर का वो अलग अलग क्या हो गया, ब्रांच हो गया। उसी प्रकार से एग्रीकल्चर का भी अपना अलग अलग ब्रांच है। उस ब्रांच में से हमारा एक ब्रांच है एनिमल हस्बेंड्री का, जिसके अंदर ये होता है कि किस तरीके से आपको जंगली जानवर नहीं इसमें आते हैं, याद रखिएगा। एनिमल हस्बेंड्री में डोमेस्टिक एनिमल आते हैं, यानी कि पालतू जानवर। तो इसमें हम लोगों को बेसिकली ये पढ़ना पड़ता है कि किस तरीके से आप पालतू जानवर को किस तरीके से आप पालेंगे, उसका केयर करेंगे, कैसे उसको खिलाएंगे पिलाएंगे। इसी को हम लोग कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। सिंपल से याद रखिएगा, एनिमल हस्बेंड्री का मतलब पालतू जानवर को केयर करना, पालना, उसका अच्छी तरीके से भोजन पालन करवाना, और उससे क्या मिलेगा आपको बदले में, दूध मिलेगा। ऑब्वियस ही बात है, मार्केट में बेचेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, और यही हमारा कहलाता है एनिमल हस्बेंड्री, बस। और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। आगे देखते हैं क्या है। एनिमल हस्बेंड्री इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइव स्टॉक। यानी कि एनिमल हस्बेंड्री जो है ना, मतलब कहने का मतलब जो इंसान जानवर को पालता है, उसका केयर करता है, बेसिकली इसके पीछे ना एक साइंटिफिक मैनेजमेंट है। साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब ऐसा नहीं कि किसी भी तरीके से आप उसको खाना खिला रहे हो, कुछ भी खिला रहे हो, कहीं भी रख रहे हो, ऐसा नहीं होता। हर आदमी उसको जानता है कि किस प्रकार के जानवर को कैसा माहौल पसंद है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए, जो गाय हमारे नॉर्मली बिहार में पाए जाते हैं, क्या उस गाय को आप जम्मू कश्मीर में सर्वाइव करवा पाओगे? बिल्कुल नहीं करवा पाओगे, क्योंकि यहाँ के गाय का बॉडी का टेम्परेचर कुछ अलग है, वहाँ का कुछ अलग होगा। तो कहने का मतलब जो आदमी ये सब काम करता है, एक तरीके से उसके पास पूरा मैनेजमेंट होता है कि कैसे करना है, क्या करना है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ना कि एनिमल हस्बेंड्री हमारा क्या है, एक साइंटिफिक मैनेजमेंट है, जिसमें साइंस लगता है, दिमाग लगता है। आप ऐसे नहीं हो जाता वो चीज़, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनिमल हस्बेंड्री इंक्लूड एनिमल बेस्ड फार्मिंग सच एज कैटल, गोट, शीप, पोल्ट्री एंड फिश फार्मिंग। तो एनिमल हस्बेंड्री में क्या क्या आएगा आपका, कैटल मतलब गाय, बैल, भैंस, ये सब आ जाएगा, बकरी आएगा, सीप, पोल्ट्री मतलब मुर्गी, ये सब आ जाएगा, और मछली, ये सब का जो बेसिकली पालन पोषण होता है, ये सब हमारा एनिमल हस्बेंड्री में ही आता है। एज द पॉपुलेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स इंक्रीजेज, द डिमांड फॉर मिल्क, एग्स एंड मीट ऑल्सो इंक्रीजेज। अच्छा एक बात बताइए, क्या आज के समय में एनिमल हस्बेंड्री को इंक्रीज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन लगातार इंक्रीज कर रहा है। आज आप खुद देखो ना, 140 करोड़ आबादी है,
और लगभग हर घर में डेली दूध का कुछ ना कुछ तो सामान बनता ही है, या तो वह चाय बने या फिर पनीर बने, कुछ भी बने, लेकिन दूध का तो बनता ही है। उसी प्रकार से अंडा तो लगभग बनता ही है, डेली नहीं लेकिन अंडा तो खाते ही हम लोग, मीट भी खाते ही हैं। ये सब कहाँ से आएगा? आपका एनिमल हस्बेंड्री से ही आएगा। तो कहने का मतलब है कि उसको ग्रो करने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। दस लाइव स्टॉक प्रोडक्शन ऑल्सो नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड, यानी कि जानवरों का भी बेसिकली प्रोडक्शन जो है आपको बढ़ाना पड़ेगा। और जानवरों का प्रोडक्शन बढ़ाने का सिंपल सा मतलब है कि आप उसको बेहतर तरीके से केयर करो, उसका देखभाल करो, लंबे समय तक टिकेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको लगातार दूध, अंडा, मीट मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए अब इसके अंदर हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कैटल फार्मिंग के बारे में। देखो कैटल जब भी हम लोग वर्ड सुनते हैं ना तो आपके माइंड में केवल क्या आता है? केवल गाय? क्या नहीं, कैटल का सिंपल सा मतलब है गाय, बैल, भैंस, उसमें हमारा बकरी भी रहता है, ऐसा नहीं है। कैटल का सिंपल सा मतलब समझना गाय, बैल, भैंस, बकरी, ये सब, ठीक है, कैटल हमारा ही कहलाता है। अब और कैटल में थोड़ा सा आपको यदि एडवांस जानना हो तो ये जानना कि जो बेसिकली दूध देते हैं, यदि आपको कुछ इसमें थोड़ा सा एडिशनल जानकारी रखना हो तो कैटल में आप ये भी जान सकते हैं कि जो केवल दूध देता हो वो हमारा कैटल कहलाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें है सबसे पहला पॉइंट, कैटल हस्बेंड्री इज डन फॉर टू पर्पजेज। फर्स्ट इज फॉर मिल्क एंड सेकेंड इज फॉर ड्राउट लेबर। ड्राउट लेबर का मतलब समझते हैं क्या होता है? द कैटल्स दैट आर यूज्ड टू कैरी लोड्स और डू वर्क्स इन द फील्ड फॉर एग्रीकल्चरल वर्क। अब देखो बेसिकली हम लोग गाय, बैल, भैंस, बकरी इन सब का पालन क्यों करते हैं? बेसिकली दो ही मकसद तो है हमारा। एक देखा जाए तो दूध के लिए, सबसे बड़ा कारण ये है, और दूसरा देखा जाए तो लेबर के लिए बेसिकली। हालांकि लेबर के तौर पे हम लोग पहले इस्तेमाल करते थे घोड़े का, बैल का करते थे, लेकिन इसका इस्तेमाल ना अब बहुत कम हो गया है क्योंकि हमारे पास अब ट्रैक्टर है, गाड़ी है, सब कुछ है। लेकिन पहले इसका इस्तेमाल हम लोग इस चीज़ के लिए भी करते थे, ठीक है। आगे यानी कि लोडिंग अनलोडिंग का काम भी हम लोग जानवरों से करवाते थे। लेकिन क्या आज भी है ये चीज़? है, लेकिन कंप्लीटली ख़त्म नहीं हुआ। और अब तो हमारे पास ट्रैक्टर ये सब है। पहले खेत का जोताई बैल से होता था, अब नहीं होता है। आगे, इंडियन कैटल बिलोंग टू टू डिफरेंट स्पीसीज, दैट इज बॉयज इंडिकस, इसका सिंपल सा मतलब होता है काउ, ठीक है, एंड बॉस ब्यूबेलिस, इसका सिंपल सा मतलब होता है बफेलोज, याद रखिएगा। तो हमारे इंडिया में जो कैटल है खास करके वो दो प्रकार के अलग अलग स्पीसीज के पाए जाते हैं। एक नॉर्मली गाय और दूसरा आपका भैंस। कैटल का मतलब भी आप याद रखना सिंपल सा, जो केवल दूध दे सकता है, इस तरीके से भी आप इसमें याद रख सकते हैं। और इसमें से भी सबसे कॉमन कुछ है आपका गाय और भैंस, इसका ही दूध हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इन दोनों में भी ज़्यादातर बात हो तो गाय का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास बेसिकली इंडियन कैटल में, यानी कि इंडिया में जो पाए जाते हैं कैटल, वो दो ही स्पीसीज के हैं। साइंस में हम लोग उसको कहते हैं बॉस इंडिकस, और आम भाषा में हम लोग उसको काउ कह देते हैं। साइंस में नाम देता होता है बॉस ब्यूबेलिज, आम भाषा में हम लोग बुफेलो कह देते हैं, और हिंदी में भैंस कह देते हैं, ठीक है। आगे, मिल्क एनिमल्स और ड्राउट एनिमल्स क्या होते हैं? बड़ा सिंपल है, इसको भी देख लेते हैं। मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स आर कॉल्ड मिल्क एनिमल्स। जो एनिमल दूध देती हैं और वो खास करके फीमेल है तो उसको हम लोग कहते हैं मिल्क एनिमल। और ड्राउट एनिमल्स का मतलब होता है एनिमल्स यूज्ड फॉर फार्म लेबर आर कॉल्ड ड्राउट एनिमल्स, यानी कि वैसे जानवर जिसको हम लोग अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं, खेत को जोतने के लिए, खेत को लेवल करने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं ड्राउट एनिमल, ठीक है। बड़ा सिंपल था ये, आगे बढ़ते हैं। अगला है इसमें आपका मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द लैक्टेशन पीरियड, मीनिंग इसका क्या होता है ये समझ लो। मीनिंग द पीरियड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर द बर्थ ऑफ अ काल्फ। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ना, मतलब बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि गाय ना हमेशा दूध देती है। ऐसा आपको लगता है क्या कि गाय हमेशा दूध देती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गाय भी एक लिमिटेड टाइम तक ही दूध देती हैं, और वो कब तक दूध देती है इसके बारे में समझो। एक होता है लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड का मतलब होता है कि ऐसा पीरियड, ऐसा समय जिसके बीच में ही केवल गाय दूध देती है, उसके बाद नहीं देगी। अब वो गाय कब दूध देती है उसके बारे में देखो। मीनिंग द पीरियड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर द बर्थ ऑफ अ काल्फ, यानी कि जब एक गाय अपने बच्चों को जन्म देती है तो उस समय से लेकर कुछ महीने तक लगातार वो दूध देती हैं, उसके बाद फिर वो दूध बंद हो जाता है उनका अपने आप। लेकिन फिर जब दूसरा बेबी प्रोड्यूस होता है फिर दूध चालू होता है। इसमें आपको यह बात ध्यान रखना है। कई बार ना हम लोग भी बचपन में जब पढ़ते थे तो हमारे माइंड में ये एक
कंफ्यूजन लगा रहता था कि दूध हमेशा गाय देती है क्या? नहीं, हमेशा दूध नहीं देती है गाय। हाँ, कुछ कुछ गाय ऐसी होती है जिनका दूध देने का जो टाइम पीरियड है वो लंबा होता है, लेकिन बहुत का कम भी होता है। लेकिन हाँ, वो कब देंगी? जब वो बेबी को अपना प्रोड्यूस करेंगी, जन्म देंगी, तब होता है ये चीज। ठीक है, आगे। सो मिल्क प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द लैक्टेशन पीरियड। अच्छा, एक बात बताइए आप, गाय दूध कब देंगी? जब उनका लैक्टेशन पीरियड होगा, मतलब कि बच्चे को जन्म देने के बाद। तो यदि आप चाहते हैं कि गाय लंबे समय तक दूध दे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बेसिकली उसके लैक्टेशन पीरियड को बढ़ाना पड़ेगा। अब सवाल है कि सर उसके लैक्टेशन पीरियड को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? वो तो गाय का नेचुरल अपना प्रोसेस है। देखो, इसका ना तरीका होता है। तरीका क्या है बताते हैं आपको। गाय को यदि बेहतर भोजन दिया जाए, बेहतर प्रोटीन वाला सामान खाने के लिए दिया जाए, तो ये देखा गया है कि अक्सर गाय लंबे समय तक दूध देती हैं। लेकिन यदि आप नहीं दोगे तो नॉर्मली उसका जो बॉडी जिस तरीके से डिजाइन है उसी तरीके से दूध दे के खत्म हो जाएगा। फिर आपको लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा अपने नए बच्चों को जन्म देने के लिए, फिर वो दूध करेंगी। तो उसके लैक्टेशन पीरियड को बढ़ा के हम लोग मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। और इसको बढ़ाने के लिए सिंपली गाय को पौष्टिक आहार देना पड़ता है। अब तो मार्केट में अलग अलग प्रकार के सामान भी आते हैं, गाय को खिलाओ, उससे दूध ज्यादा होता है। ठीक है, आगे। और इसमें कुछ बातें हैं, जैसे फॉरेन ब्रीड्स सच एज जर्सी एंड ब्राउन स्विस आर सेलेक्टेड फॉर लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड्स, while local breeds such as Red Sindhi and Sahiwal are selected for excellent resistance to diseases। अब यहाँ पे ना इंडिया में दो अलग प्रकार के गाय ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, एक फॉरेन के और एक हमारा इंडियन जो अपना खुद का है। अब देखो, आपने नाम सुना होगा शायद, जर्सी गाय, है ना। जर्सी हो गया और ब्राउन स्विस हो गया। ब्राउन स्विस हम लोगों ने उतना नहीं सुना, लेकिन जर्सी हमने सुना है। तो ये दो ऐसे गाय के प्रजाति हैं जो हमारे इंडिया का नहीं है, विदेश का है। लेकिन इसके साथ में एक ड्रॉबैक है, तो एक इसका एडवांटेज भी है। समझो, फॉरेन जो हमारे जो विदेशी गाय हैं जैसे जर्सी और ब्राउन स्विच, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये दूध ज़्यादा करती है, यानी कि इनका लैक्टेशन पीरियड ज़्यादा होता है। लेकिन इनके साथ समस्या क्या पता है? ये लंबे मतलब ये ना कोई भी बीमारी को ज़्यादा लंबे समय तक नहीं सह पाती है। जरा सा इसको गर्मी लगेगा, बर्दाश्त के बाहर होगा, मर जाएगा। जरा सा ठंडा लगेगा, जो बर्दाश्त के बाहर हो गया, मर जाएगा। इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि दूध ज़्यादा देती है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि ये बीमारी से जल्दी उतना लड़ नहीं पाती है। लेकिन हमारे इंडिया का जो लोकल ब्रीड है, जैसे रेड सिंधी और साहिवाल, इसका भी दो चीज़ है। इसका भी एक ड्रॉबैक है तो एक एडवांटेज है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये बीमारी से लंबे समय तक लड़ लेती है, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि इतना ज़्यादा ये दूध नहीं करती है, आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Proper cleaning and shelter facilities for cows and buffaloes are required for excellent farming, good health and for clean milk। ये तो बिल्कुल सही बात है भाई। जैसे आपको यदि अपना खुद का सोचो ना, ह्यूमन बींग, हम लोग ह्यूमन बींग हैं, अपने आसपास साफ सफाई रखते हैं तो कम बीमार पड़ते हैं। उसी प्रकार से जानवर के साथ भी तो है। उसके आसपास गंदा मत रखो, साफ सफाई चीज रखो, उसको अच्छा खाना दो, है ना, सब चीज उसको प्रोवाइड करो, तो लंबे समय तक गाय बेसिकली जी जाती हैं। और इससे आपको क्या मिलेगा? साफ सुथरा दूध भी मिलेगा, अच्छा मिलेगा आपको बेसिकली। ठीक है, और बेसिकली ऐसा भी देखा गया है कि गाय ना ज्यादा बीमार पड़ती है कहाँ पे? गंदे जगह पर। गोबर फेंका हुआ है, साफ नहीं कर रहे हैं, केवल दूध से मतलब है, ऐसा नहीं चलता है ना। फार्मिंग करने में थोड़ा सा तरीके से किया जाए तो बेहतर आपका प्रोडक्शन इसमें हो सकता है। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, कई सारे ऐसे लोग हैं इंडिया के अंदर जो एक दो गाय से शुरुआत किए हैं अपना बिजनेस, और आज हजारों हजार गाय उनके पास है और उनका लाखों लाख का प्रॉफिट है हर महीने का। तो बहुत बड़ा बिजनेस है ये। ठीक है, क्योंकि देखो, दूध का जरूरत तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता। इंडिया के अंदर ना कुछ ऐसे बिजनेस हैं जिसको यदि किया जाए ना, तो भले ही प्रॉफिट थोड़ा कम दिखेगा, लेकिन लंबे समय तक वो प्रॉफिट आपको होता रहेगा। जैसे दूध का हो गया, अनाज हो गया, ये सब कभी खत्म नहीं होने वाला। दवाई हो गया, पेट्रोल नहीं, पेट्रोल तो खत्म हो सकता है, पेट्रोल के जगह पे अब क्या आ रहा है? सीएनजी आ रहा है, इलेक्ट्रिक आ रहा है, तो खत्म हो सकता है। तो अनाज हो गया, जो पहले ये देखो कि इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत है क्या, कि वो उसके बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। जैसे बच्चों के लिए दूध, बड़ों के लिए अनाज, बूढ़ों के लिए खास करके दवाई। दवाई तो खैर सबको जरूरत पड़ता है, तो दवाई हो गया आपका। ये सब कुछ ऐसे चीज हैं जो कभी खत्म हो ही नहीं सकता, जिसका डिमांड कभी खत्म हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। खैर आगे बढ़ते हैं। एनिमल्स ऑल्सो रिक्वायर ब्रशिंग टू रिमूव डर्ट एंड लूज हेयर। अब देखो, कई बार क्या होता है ना, जानवर के शरीर पे गोबर चिपका हुआ है, गंदगी लगा हुआ है, लेकिन आदमी साफ नहीं करता, वो गलत चीज है।
है ना, साफ करना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से, उसका बाल ये सब टूटा हुआ रहता है शरीर में चिपका हुआ, वो सबको हटा देना चाहिए। आगे इस तरीके से करोगे तो सिस्टमेटिक तरीके से आप खेती मतलब फार्मिंग कर पाएंगे, ठीक है। दे शुड बी शेल्टर्ड अंडर वेल वेंटिलेटेड रूफ्ड शेड्स दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रेन हीट एंड कोल्ड। तो बेसिकली उसको ऐसे जगह पर रखना चाहिए, यानी कि ऐसे छत के नीचे जो कि वेंटिलेटेड प्रूफ हो। वेंटिलेटेड रूफ का मतलब क्या होता है, जो धूप बरसात आंधी गर्मी जाड़ा हर किसी से उसको बचा सके, ठीक है। आगे द फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ डेयरी एनिमल्स आर ऑफ टू टाइप्स। अब देखो, जो जानवर डेयरी में पाले जाते हैं, डेयरी मतलब जहाँ पे बड़े लेवल पे पाला जाता है जानवरों को, उसको जो बेसिकली फूड का रिक्वायरमेंट है वो दो टाइप का है, यानी कि उनको जो भोजन चाहिए वो दो तरीके का चाहिए। पहला है मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट विच इज द फूड रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एनिमल टू लिव अ हेल्दी लाइफ। यानी कि पहला तो उसको भोजन किस चीज़ के लिए चाहिए, अपना मेंटेन करने के लिए अपने बॉडी को, मतलब कि भाई जब तब उसको भोजन मिलेगा नहीं तब तक वो खड़ा कैसे होगा, और खड़ा नहीं होगा तो दूध तो देगा नहीं फिर। तो पहला उसको जो फूड का रिक्वायरमेंट है वो किस चीज़ के लिए है, मेंटेनेंस के लिए है, ठीक है, अपना अपने आप को निखारने के लिए। दूसरा है मिल्क प्रोड्यूसन रिक्वायरमेंट। दूसरा है, देखो जानवर को ना बेसिकली आप इस तरीके से ट्रीट मत करो कि केवल हमको उससे दूध ही निकालना है, एक तरीके से वो भी तो लिविंग थिंग ही तो है ना, तो उसको भी वैसे ट्रीट करो जैसे हम लोगों को ट्रीट किया जाता है। तो पहला जो उसका भोजन चाहिए वो अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए चाहिए, और मेंटेन करने के बाद उसको फिर जो चाहिए वो मिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए अलग भोजन चाहिए उसको, अलग भोजन मतलब न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसको बेसिकली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच इज द फूड रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड, यानी कि जब उसका समय होता है दूध देने वाला, उस समय पे बेसिकली उसको ज़्यादातर ना पौष्टिक वाला भोजन चाहिए, तभी वो अच्छा दूध करता है। आगे है अगला, एनिमल फीड इंक्लूड्स मेनली टू टाइप्स। अब देखो भोजन भी दो प्रकार हम लोग देते हैं अपने एनिमल को। पहला आपका रफेज है जिसमें कि फाइबर बहुत होता है। देखो हम ह्यूमन बींग को ना फाइबर कम मिले, एक तरीके से फाइबर भी हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिएंट का काम करता है वो। हमारे बॉडी को फाइबर मिले कम चलेगा, लेकिन एनिमल को सबसे ज़्यादा फाइबर का जरूरत पड़ता है, क्योंकि वो दूध प्रोड्यूस करती है और उनका बॉडी भी हमसे थोड़ा सा बड़ा होता है, उसका बॉडी का डिजाइन कॉम्प्लेक्स है हमारे से। तो बताइए न्यूट्रिशन का जरूरत हमको ज़्यादा है या एनिमल को ज़्यादा है, एनिमल को ज़्यादा है, ठीक है। आगे तो पहला रफेज है। दूसरा है आपका कंसंट्रेट्स विच इज लो इन फाइबर बट हाई इन प्रोटीन्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। दूसरा क्या है आपका कंसंट्रेट्स, ये भी बेसिक एक प्रकार का भोजन ही है जो कि उनको मिलता है, जिसमें एक चीज क्या है ना, फाइबर तो इसमें कम रहेगा लेकिन इसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। आगे अगला है कैटल सफर फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिजीजेस। सही बात है, कई बार तो जानवरों का बीमारी फैल जाता है ना। जैसे अभी आपको पता है बर्ड फ्लू बहुत फैलता है, अभी फिलहाल कम है लेकिन कई बार आपने न्यूज में सुना होगा बर्ड फ्लू क्या होता है। बर्ड फ्लू एक ऐसा बीमारी है जो कि अक्सर पक्षियों को होता है ना, चिकन में भी हो जाता है, और वैसे बड़े लेवल पे पक्षी ज़्यादातर मर जाते हैं फिर। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि जानवरों में भी बीमारी फैलना आम बात है। जैसे कोरोना वायरस इंसान में कैसे फैल रहा था, उसी तरीके से जानवरों का भी अपना अलग अलग बीमारी है, तो वो जानवरों में भी फैलता है। द डिजीजेस कैन कॉज डेथ एंड रिड्यूस मिल्क प्रोडक्शन ऑफ द कैटल। सही बात है, यदि जानवर को बीमारी होगा तो ऑब्वियस बात है वो दूध कम करेंगी, और दूसरी बात वो मर भी जाते हैं कई बार। तो द पैरासाइट्स ऑफ कैटल मे बी बोथ एक्सटर्नल पैरासाइट्स एंड इंटरनल पैरासाइट्स। पैरासाइट्स का मतलब समझते हैं क्या होता है, एक तरीके का बीमारी, सिंपल सी बात है। तो द एक्सटर्नल पैरासाइट्स लीव ऑन द स्किन एंड कॉज स्किन डिजीजेस, यानी कि ऐसा बीमारी बेसिकली जो कि आपके, देखो इसमें दो प्रकार का पैरासाइट है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। नाम से मालूम चल रहा है एक्सटर्नल मतलब जो आपके बॉडी के बाहर रहेगा, आपके बॉडी के बाहर रहेगा, आपके स्किन पे रहेगा, और आपको बेसिकली वैसा बीमारी दे देगा जो कि स्किन से रिलेटेड होगा, ठीक है। और दूसरा आपका इंटरनल। इंटरनल पैरासाइट्स लाइक वर्म्स, वर्म याद करो, वर्म क्या होता है आपको पता है, जोक जो हमारे बॉडी के अंदर कभी कभार हो जाता है, दैट अफेक्ट स्टमक इंटेस्टाइन एंड डैमेज द लीवर। तो पैरासाइट्स का सिंपल सा मतलब है बेसिकली कीटाणु कह सकते हो आप, एक तरीके का लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, तो जो कि आपके बॉडी के बाहर भी रहकर आपको हानि पहुंचाता है और बॉडी के अंदर भी रहकर हानि पहुंचाता है, ठीक है। अंदर का बात करें तो वो जो तरीके से वर्म जो होता है आपका, ठीक है। आगे डिजीजेज आर ऑल्सो कॉज बाय बैक्टीरिया एंड वायरसेस। सही बात है, बीमारी तो वायरस और बैक्टीरिया से भी फैलता है, और यह बात में जानवर में एकदम आम बात है। तो
वैक्सीनेशंस आर गिवन टू फार्म एनिमल्स अगेंस्ट मैनी मेजर वायरल एंड बैक्टीरियल डिजीजेस। जैसे अभी आपको पता है कुछ साल पहले कोरोना वायरस कितना तेजी से फैल रहा था, तो इंसान को क्या दिया गया, वैक्सीन दिया गया। उसी तरीके से जब जानवरों के बीच बीमारी फैलता है तो गवर्नमेंट वैक्सीन निकालती है जानवरों के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हाँ, बड़ा सा सुई होता है, बहुत मोटा सुई होता है उसका, तो डॉक्टर घर घर घूमते हैं और जहाँ जहाँ जानवर रहता है, कई बार तो गवर्नमेंट भी एक चीज़ काम करवाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है जो कि, लेकिन कई बार आप भी करवा सकते हैं। यदि आपके जानवर को बीमारी होता है तो आप भी वैक्सीन उसमें लगवा सकते हैं। तो ये भी जानवरों में भी वैक्सीन लगता है, इस बात को आप याद रखिएगा, ताकि बैक्टीरिया से, वायरस से वो बच सके। ठीक है, इस तरीके से हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोल्ट्री फार्मिंग, जो कि हम लोग अपने अगले वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।